सुभाषिष। आज का यह वीडियो कक्षा 10 इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 2 का पहला भाग है। इस वीडियो में आज आप सभी भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रवाद का अर्थ एवं उसके उदय होने के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि इसके पूर्व पाठ में हमने पढ़ा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक उसी प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, कब होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं राष्ट्रवाद है क्या। तो इससे पूर्व हमें यह जान लेना चाहिए कि राज्य, देश और राष्ट्र ये 3 इकाइयां होती हैं। राज्य, देश, राष्ट्र, इन तीनों को हमें समझना होगा। तीनों को कभी कभी हम प्रायः एक चीज से जोड़ लेते हैं, एक देश से जोड़ लेते हैं या एक ही पर्याय उसको मानते हैं जो अलग अलग है। राज्य एक राजनैतिक इकाई है, राज्य एक राजनैतिक इकाई है, देश एक भौगोलिक इकाई है, देश एक भौगोलिक इकाई है और राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है। सांस्कृतिक इकाई है। तो राज्य क्या है? एक राजनीतिक इकाई। देश क्या है? एक भौगोलिक इकाई। राष्ट्र क्या है? एक सांस्कृतिक इकाई। तो राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद राज्य, देश और राष्ट्र से मिलकर बना है, अर्थात किसी एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, किसी एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत और निवास करने वाले लोगों में एक राजनीतिक भावना, एक सांस्कृतिक भावना, एक आर्थिक भावना, एक सामाजिक भावना जब जन्म ले लेती है, अर्थात उनमें राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एकता की भावना जन्म ले लेती है, तो वो अपने राष्ट्र के प्रति त्याग, समर्पण, सेवा आदि करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अपना सब कुछ उस राष्ट्र देवता के प्रति समर्पित करते हुए और न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी भावना को, इसी चेतना को, इसी उद्गार को राष्ट्रवाद कहते हैं, जो किसी एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, एक राजनीतिक सीमा के अंतर्गत या एक सांस्कृतिक सीमा के अंतर्गत लोगों में जन्म लेता है। तो इसे ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की परिभाषा आपको इसके पूर्व के पाठ में लिखवाई गई है, इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि जो नए बच्चे हैं, जो बाद में जुड़े हैं, वो पूर्व के पाठों का सहयोग ले सकते हैं, पूर्व के में पढ़ाए गए और वीडियो का सहयोग ले सकते हैं, उसमें राष्ट्रवाद लिखवाया गया है। तो इस प्रकार से राज्य, देश और राष्ट्र अलग हैं। इन तीनों के प्रति जब देश की जनता या उस राजनीतिक सीमा के अंदर निवास करने वाली जनता, लोगों में जब राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एकता की भावना जन्म लेती है, तो उन्हें अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित करने में कोई संकोच नहीं होता, कोई संदेह नहीं होता है और अपना सब कुछ समर्पित करते हुए राष्ट्र के उत्थान के लिए आगे आते हैं। ऐसे ही चेतना, ऐसी ही भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। हम सभी जानते हैं
कोई भी राज्य, कोई भी देश या कोई भी राष्ट्र लोगों से बनता है। कोई भी देश, राष्ट्र अथवा राज्य किससे बनता है? लोगों के समूह से बनता है। और लोगों का समूह जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार का राष्ट्र बनेगा। अर्थात लोगों के समूह में जिस प्रकार की भावना जागृत होगी, जिस प्रकार की भावना विकसित होगी, उसी प्रकार का राष्ट्र विश्व मंच पर दिखेगा। तो ये राष्ट्रवाद ही विश्व मंच पर किसी राष्ट्र को प्रदर्शित करने का एक माध्यम होता है। अर्थात राष्ट्रवाद क्या एक भावना है और राष्ट्र के लोगों में जन्म लेने वाली भावना है। तो जिस राष्ट्र में अथवा जिस राष्ट्र के लोगों में और जिस प्रकार की भावना जन्म लेगी उसी प्रकार का राष्ट्र विश्व मंच पर, विश्व पटल पर दिखाई देगा। जैसा कि आज हम देख रहे हैं, भारत को देख लीजिए, वहीं पाकिस्तान को देख लीजिए। भारत के लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत है, पाकिस्तान के लोगों में अलग प्रकार की राष्ट्रीय भावना जागृत है। भारत की जो राष्ट्रीय भावना है वो वसुधैव कुटुंबकम की है और पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय भावना है वो विश्व को प्रताड़ित करके उस पर अधिकार करने की है। तो जो हमारी राष्ट्रीय भावना है वह हमारे देश के विचार को दर्शाती है, देश की संस्कृति को दर्शाती है, देश की परंपरा को दर्शाती है। इसलिए अपनी राष्ट्रीय भावना मानवता के आदर्शों के अनुरूप होनी चाहिए। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भावना मानवता के आदर्शों के अनुरूप नहीं है, चीन की और राष्ट्रीय भावना मानवता के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। नहीं तो चीन आज विश्व भर में कोरोना का जंजाल नहीं फैलाता। हम सभी जानते हैं कि कोरोना का जो संक्रमण है ये चीन की उपज है, चीन की लेबोरेटरी की उपज है। तो उसमें जो राष्ट्रीय भावना है, राष्ट्र को सर्वोच्च ले जाने की भावना है विश्व मंच पर, लेकिन वो तरीका उसका गलत है। तरीका उसका प्रेम नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भावना विश्व मंच पर अपने राष्ट्र को प्रखर करने की है, लेकिन उसका जो आधार है वो आधार गलत है। इसलिए उन देशों की राष्ट्रीय भावना विश्व पटल पर उन देशों को बिल्कुल अलग थलग करती है, उसकी निंदा करती है। और हमारे देश की जो राष्ट्रीय भावना है वो मानवता के आदर्शों के अनुरूप है, दया करुणा की आधारशिला है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला है, मानवता को जागृत करने वाला है। इस नाते से हमारे देश की राष्ट्रीय भावना के कारण हमारे देश का जो स्थान है विश्व पटल पर वो ऊंचा उठता जा रहा है। और राष्ट्रीय भावना को जन्म लेने का जो प्रमुख तत्व है वह तत्व अपनी प्राचीन परंपरा, प्राचीन संस्कृति के मूल तत्व, अपने इतिहास, ऐतिहासिक घटनाएं, अपने महापुरुष, अपने ग्रंथ, अपनी सभ्यताएं ये होती हैं। और इसी के आधार पर लोगों में राष्ट्रीय भावना का संचार होता है। और कभी कभी जब व्यक्ति दूसरे के अत्याचारों से प्रताड़ित होता है तो उसके प्रति विरोध करने के लिए संगठन जब बनाता है तो उसमें भी एक प्रकार की राष्ट्रीय भावना जागृत हो जाती है। इसका छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं कि मान लीजिए गांव में एक परिवार रहता है, बहुत अच्छा परिवार है, संभ्रांत परिवार है और विद्वान परिवार है, परंतु कुछ आताताई, गांव के कुछ आताताइयों के कारण, कुछ या बाहरी आताताइयों के कारण वह परिवार परेशान होता है। तो उस परिवार के रक्षण के लिए, चूंकि वह एक अच्छा परिवार है, एक आदर्श परिवार है, इसलिए उस परिवार के रक्षण के लिए पूरे गांव के लोग संगठित हो जाते हैं
सारे मतभेदों को भुला करके संगठित हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं और उन्हें एकता की भावना का संचार हो जाता है, तो कभी कभी किसी गलत व्यक्ति या गलत राष्ट्र के विरोध में भी और देश की जनता एकजुट हो जाती है और उसमें राष्ट्रीय भावना का संचार हो जाता है। गलत नीतियों के विरोध में और लोगों में राष्ट्रीय भावना का संचार होता है, लोग एकजुट होते हैं अच्छाई के लिए, अच्छाई बढ़ाने के लिए, उसके विस्तार के लिए, तो भी एक कारण होता है राष्ट्रीय भावना का संचार होने का लोगों में। तो इस प्रकार से भारत में जो राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण थे, वो पहला जो कारण आता है उसको हम राजनीतिक कारणों में गणना करते हैं। वैसे तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, सांस्कृतिक ऐसे अनेक कारणों में हम उसे विभक्त कर सकते हैं, अनेक तत्वों में हम उसे विभक्त कर सकते हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण में, और उसे हम अध्ययन की दृष्टि से अलग अलग और समझते हैं। तो पहले हम राजनीतिक कारणों के बारे में समझेंगे। तो राजनीतिक कारणों के बारे में पहला जो है राजनीतिक कारण के अंतर्गत जो पहला है वो आपका आता है डलहौजी की राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति है, हम सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है वह एक दिन का परिणाम नहीं होती है और धीरे धीरे जनता में अनेक कारणों के परिणाम स्वरूप, अनेक तत्वों के संगठन के परिणाम स्वरूप और अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र के लोगों के प्रति भावना का, एकीकरण की भावना का संचार होता है और वही एकीकरण की भावना आगे चल करके संपूर्ण राष्ट्र के एकीकरण की बात करने लगती है, संपूर्ण राष्ट्र के उत्थान की बात करने लगती है। इसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो भारत में जो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई वह 19वीं शताब्दी के आधे दशक बीत जाने के बाद हुई, लगभग 1850 ईस्वी के बाद हुई और 1850 ईस्वी में उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत में शासन करने आया। 1848 से 1856 ईस्वी तक उसका शासन रहा। उसमें उसने अनेक नीतियां बनाई। पहली जो नीति बनाई थी वो राज्य हड़पने की नीति 1848 में बनाई थी, जो 1856 ईस्वी तक चली। इस राज्य हड़पने की नीति के अंतर्गत जिन राजाओं या जिन सम्राटों, जिन नवाबों के यहाँ कोई पुत्र न हो, वो बिना ब्रिटिश शासन के अनुमति के किसी बालक को गोद नहीं ले सकते थे। अर्थात पहले गोद लेने की परंपरा होती थी और प्रायः राजाओं के घरानों में पुत्र नहीं हुआ करते थे। तो ऐसे राजपुत्राधिकार विहीन हो जाने के डर से और किसी बालक को गोद लेकर के उसको उत्तराधिकार घोषित करते थे, उत्तराधिकारी घोषित करते थे। तो यह परंपरा अंग्रेजों ने, अर्थात लॉर्ड डलहौजी ने बंद कर दिया कि बिना अंग्रेजों की अनुमति से कोई राजा किसी भी बालक को अपना उत्तराधिकारी नहीं घोषित कर सकता और वह राजा और उस राज्य का संरक्षण और अंग्रेजी हुकूमत करेगी। तो इस प्रकार से स्वतः ऐसे कई राज्य और अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। एक कारण लॉर्ड डलहौजी की राजहड़प नीति थी, दूसरा 1857 की क्रांति। हम सभी जानते हैं जो 1857 की क्रांति थी वह एक दिन का परिणाम नहीं थी, बल्कि लोग चुटपुट विद्रोहों का एक संगठित परिणाम थी और अनेक ऐसे छोटे मोटे विद्रोह होते गए। उस विद्रोह के बाद एक संगठित विद्रोह की योजना बनी जो 1857
की क्रांति बनी, क्रांति हुई। और 1857 की क्रांति में देश विदेश के अनेक ऐसे क्षेत्र के लोगों के नेता, क्षेत्र के लोग संगठित हुए, वहां के नेता संगठित हुए और उन लोगों को संगठित करके एक राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान किया गया। और उस राष्ट्रीय नेतृत्व के नीचे लोग अपनी आवाज उठाए, अंग्रेजों से जगह जगह लड़े, चाहे वह बिहार हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे वह दिल्ली हो, चाहे वह मद्रास हो, चाहे बंबई हो, चाहे दक्षिण भारत के राज्य हो, सभी जगह। और एक दिन और एक राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत अंग्रेजों का विरोध शुरू हुआ और आगे चल करके धीरे धीरे उस विद्रोह का दमन हुआ। यद्यपि वो क्रांति सुनियोजित नहीं थी, नेतृत्व कुशल नेतृत्व उसको नहीं मिला, नेतृत्व विहीन थी, लेकिन उस क्रांति ने एक मील का पत्थर का काम किया और आगे उसके 100 वर्षों बाद देश स्वतंत्र हुआ। लगातार विद्रोह चलते थे उसी क्रांति का, तो एक राष्ट्रीय भावना का संचार हो गया उस क्रांति से। आगे जो तीसरा 1885 ईस्वी में और कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना हम सभी जानते हैं। सन 1850 ईस्वी में भारत में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज रिटायर्ड जनरल एलन एक्टन ह्यूम के द्वारा हुई। वह एक उदारवादी व्यक्ति था और अंग्रेजों का प्रतिनिधि भी था। हमको इतिहास में गलत कहा जाता है कि वह भारतीय के लोगों के प्रति दया करता था, ऐसा कुछ नहीं है। वह भारत के नेताओं और अंग्रेजों के मध्य एक एजेंट था, मध्यस्थता का काम करता था, उनके विचारों को अंग्रेज सरकार तक पहुंचाता था। तो इस प्रकार से उसने कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए की थी, लेकिन जो भारतीय उसमें सम्मिलित हुए वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसमें काम किए। उस कांग्रेस संगठन के माध्यम से जगह जगह अधिवेशन किए, देश के विभिन्न भागों में अधिवेशन किए, कलकत्ता में अधिवेशन किए, बंबई में अधिवेशन किए, कानपुर में अधिवेशन किए, मद्रास में अधिवेशन किए। इन अधिवेशनों के कारण विभिन्न देश के विभिन्न कोनों में जगह जगह लोग संगठित हुए और यह अधिवेशन इसलिए किया भी जा रहा था कि जहां जनता जागरूक नहीं है, जहां राष्ट्रीय भावना का संचार नहीं है, वहां अधिवेशन के माध्यम से राष्ट्रीय भावना का संचार किया जाए। इस प्रकार से हुआ। आगे बेलेजली की सहायक संधि, तो हमने पढ़ा बेलेजली की सहायक संधि है। बेलेजली ने एक सहायक संधि बनाई जिसके माध्यम से उसने अनेक राजाओं को प्रताड़ित किया और अनेक राज्यों को अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। तो इससे भी अनेक राज्य और वहां की जनता अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट थी। तो इस प्रकार से अंग्रेजों के विरुद्ध और देश की जनता एकजुट हुई और उसमें राष्ट्रीय भावना का संचार हुआ, राष्ट्रवाद का संचार हुआ। आगे समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए अगले वीडियो में इसके आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।